हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट और कंस्ट्रक्टर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार देखिएगा, कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखिए एरे पहले हम लोग समझते हैं कि एरे एक्चुअल में है क्या। तो उसे समझने के लिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे 2 मिनट लेके मैं आपको समझा दूं। अगर हम लिखते हैं इंट ए, तो ये एक वेरिएबल बन जाता है, ये एक वेरिएबल बन जाता है ए। अब इसमें आप कोई वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो वैल्यू कैसा डालिएगा आप? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप कोई भी वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। मान लिए कि आपने इसमें स्टोर किया 10, तो आपने इसमें 10 स्टोर किया। अब फिर इसमें 12 भी आपको स्टोर करना है। तो अब आप जैसे इसमें 12 स्टोर कीजिएगा तो 10 पूरी तरफ से हट जाएगा। जैसे कोई नया वैल्यू आता है तो पुराना वैल्यू वेरिएबल से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब इसमें मन करे आपको कि 15 रखना है, तो आप जैसे 15 रखिएगा तो आपका 12 भी गायब हो जाएगा। मतलब कि एक वेरिएबल एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो आपके मन में थोड़ा सा ये हो कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जो एट ए टाइम 4-5 वैल्यू स्टोर करके रखे, तो उसी के लिए एरे बनाया जाता है। तो एरे बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं हम लोग, डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल के नाम के साथ बस साइज लगा दीजिए, ये आपका एरे बन गया। ये आपका मेमोरी में कुछ इस तरह से एरे बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि एरे एक तरह से वेरिएबल का ही कलेक्शन है। तो 5 साइज है तो 5 वेरिएबल बन गया, 0 1 2 3 4। वेरिएबल का एक सीरीज आप बोल सकते हैं। तो एरे को बोला जाता है कि ये क्या है? एरे। एरे क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है, इसका नाम ए होगा, ठीक है, लेकिन उसमें जितना आप साइज दिए रहेंगे उतना ब्लॉक बन जाएगा। तो देखिए कितना ब्लॉक को आप बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट है, ठीक है। अब सब में आप डाटा डाल सकते हैं। तो अब ये एट ए टाइम 5 डाटा को होल्ड कर सकता है, लेकिन पांचों डाटा इंटीजर टाइप ही होना चाहिए। पांचों डाटा इंटीजर टाइप ही होना चाहिए, इसके साथ ये शर्त है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटीजर फ्लोट कैर सब मिक्स करके रख ले, नहीं। अब इस डाटा को रखना होगा, जिस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं उस पोजीशन पे डाटा रख सकते हैं, फिर उस पोजीशन से डाटा आप निकाल भी सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए आपको इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करके एक्सेस करना होगा। तो ये एरे में आपको ये सारा चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहा था आपको रिवीजन के लिए। अब आते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट एक एक ऐसा वेरिएबल होता है जो यूजर डिफाइन होता है। यूजर डिफाइन डाटा टाइप के द्वारा बना गया वेरिएबल को ही हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब हम क्लास एक बनाते हैं, क्लास एक डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे यूजर डिफाइन डाटा टाइप को ही एक तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल हो, मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल हो जो एक इंटीजर स्टोर कर ले, एक फ्लोट स्टोर कर ले, फिर एक कैर या डबल स्टोर कर ले। तो मान लिए कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे फ्लोट रख रहे हैं, यहाँ पे डबल वैल्यू रख रहे हैं, और ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है बी। तो ये तो वेरिएबल, ये वेरिएबल इस वेरिएबल से काफ़ी एडवांस है। ये मल्टीपल टाइप वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जबकि ये सिंगल टाइप वैल्यू को स्टोर कर रहा था। हाँ, तो इस तरह से अगर आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी हम लोगों ने सीख लिया है। तो इस तरह का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो फिर आपके मन में ये ख्याल आएगा, क्या हम ऑब्जेक्ट का भी एरे बना सकते हैं? बेशक बना सकते हैं। तो वही कंसेप्ट है कि आप जैसे कि आप नॉर्मल एरे बना रहे हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्ट का भी आप एरे बना सकते हैं। ठीक इसी तरह लिखने का तरीका यही है। जहाँ डाटा टाइप लिख रहे हैं वहाँ पे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप लिख दीजिएगा, मतलब क्लास का नाम लिख दीजिएगा, हो गया काम। आइए देखते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं। ये एक क्लास आपने बनाया ABC, जिसमें 2 इंटीजर टाइप आपने क्या कर लिया, वेरिएबल बनाया है। एक इंटीजर एक फ्लोट भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, हमने एग्जांपल में दोनों इंटीजर ही रख लिया, कोई बात नहीं। तो अब इस क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेन फंक्शन देखिए, क्लास यहीं पे अंत हो गया है, क्लास का यहीं एंड कर दिए हैं, क्योंकि समझाना था तो एकदम छोटा सा क्लास बनाए थे, उसमें कोई फंक्शन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में ABC करके आप यहाँ पे एक एरे बना रहे हैं। अब देखिए, अगर आपने ABC और B एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का होगा, दो गो इसमें बॉक्स होगा। लेकिन अगर इस तरह से आपने एरे बना दिया तो एक 5 लेंथ का एरे बनेगा,
और इन सब में दो दो बॉक्स होगा, दो दो बॉक्स, ठीक है। एक x के लिए होगा, एक y के लिए होगा, एक x के लिए होगा, एक y के लिए, एक x के लिए, एक y के लिए। और 0 1 2 3 4 जिस तरह से एरे काम करता है उस तरह से एरे इंडेक्स ये भी काम करेगा, इसका नाम है a। तो ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एरे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमको कि ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, क्या ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं? बेशक पास कर सकते हैं। जैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल को एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक उसी तरह से आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं तो जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन को आप कॉल करते समय वो वैल्यू पास करते हैं, वेरिएबल पास करते हैं, तो फंक्शन को डिफाइन करते समय ध्यान रखा जाता है, उसी टाइप का एक वेरिएबल बना दिया जाता है उसमें, उसके पैरामीटर में। तो वही काम यहाँ पे किया गया होगा, ये इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए दो प्रकार से आप पास कर सकते हैं, एक है पास बाय वैल्यू, डायरेक्ट आप वेरिएबल को अगर पास करते हैं या वैल्यू को पास करते हैं तो पास बाय वैल्यू कहलाता है। लेकिन आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को अगर पास करते हैं तो पास बाय एड्रेस कहलाता है। तो दोनों टाइप आपको जानना जरूरी है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है पास बाय वैल्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, क्लास का नाम है लाइफ, ठीक है। इसमें 3 मेंबर वेरिएबल है। एक है MYR मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर, EYR मतलब एक्सपायरी ईयर, YR का मतलब ईयर, ये ड्यूरेशन रखेगा, आगे समझ में आ जाएगा इसका पर्पस क्या है, ये लाइव क्लास का, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में आपने एक पब्लिक सेक्शन में हमने यहाँ पे क्या बनाया है, गेट ईयर नाम का एक फंक्शन। देखिए ये फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। जब आप इसे कॉल कीजिएगा तो MYR में ये 2020 वैल्यू स्टोर कर देगा, EYR वेरिएबल में ये 2024 स्टोर कर देगा। जैसे आप इसे कॉल कीजिएगा तो ये अपना काम कर जाएगा। अब देखिए एक है पी लाइफ नाम का क्लास, सॉरी मेंबर फंक्शन, ये पी लाइफ नाम का एक मेंबर फंक्शन है। इसमें गौर कीजिए कि इसके पैरामीटर में आप देख रहे हैं तो एक y नाम का वेरिएबल है, y नाम का एक वेरिएबल है जो कि इस टाइप का है, लाइफ टाइप का है। तो आप बोल सकते हैं लाइफ तो मेरे क्लास का नाम था, हाँ तो ये क्लास का नाम आपने लिखा है, यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह एक नाम लिखा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्लास। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं एज ए वेरिएबल भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये क्लास टाइप का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर देखा जाए तो y डॉट ई वाई आर माइनस वाई डॉट MYR करके YR में डाला जा रहा है। तो अब हम फिर वहाँ यहाँ वापस आएंगे, पहले चलते हैं मेन में। मेन फंक्शन में आकर आप देख रहे हैं तो एक P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है बनाया गया। तो आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। चलिए एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया जिसमें 3 गो बॉक्स होगा, तो 3 बॉक्स भी हम बना देते हैं। ये बॉक्स एक है PY, सॉरी एक सेकंड देख ले, MYR, हाँ एक बॉक्स है MYR, एक है EYR और एक है YR। चलिए इसका नाम है P1। तो जैसे P1 गेट ईयर फंक्शन को जैसे आपने कॉल किया तो इसमें वैल्यू स्टोर कर देगा, जो यहाँ पे काम हो रहा था वो काम कर जाएगा। तो MYR में 2020 वैल्यू स्टोर हो जाएगा और इसमें 2024 वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2024 उसको बना लेते हैं, 2024, हाँ। अब देखिए अभी वाई खाली है, अभी वाई खाली है। अब जैसे आपने इसे कॉल किया P1 डॉट पी लाइफ फंक्शन को, जब आप कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे P ऑब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट यही वाला ऑब्जेक्ट आपने पास कर दिया, ऐसा आप कर सकते हैं, यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ से आके इसमें एक तरह से गिर जाएगा। गिर जाएगा समझ लीजिए, मतलब समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट का सारा कंटेंट y में हूबहू पलट गया। y भी सेम इसी टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस लाइफ टाइप का P1 है तो y भी लाइफ टाइप का होना चाहिए, बस यही एक शर्त है। तो ये भी आपने देख लिया। अब देखिए अब ये भी हो गया। अब अंदर वाला काम क्या हो रहा है, YR में EYR मतलब y का EYR, तो y अब यही P ना, अब y हो गया। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा,
मतलब 2024 में से 2020 को माइनस कर दिया जाएगा, वाई में स्टोर कर दिया जाएगा, तो इसमें क्या चला गया, इसमें चला गया 4। और फिर प्रोडक्ट लाइफ वाई प्रिंट कर दिया जा रहा है, प्रोडक्ट का लाइफ 4 साल। तो एक्सपायरी ईयर में से मैन्युफैक्चरिंग ईयर घटाकर और प्रोडक्ट का लाइफ प्रिंट करने वाला ही एक छोटा सा प्रोग्राम था। प्रोग्राम का पर्पस भी समझ में आ गया और यहाँ पे आपको देखने को भी मिल गया कि ये क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। अब ठीक इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं। अब ठीक इसी प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस आपको बनाना है, तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है, करना क्या है, आपको पता है कि कॉल बाय रेफरेंस आप बनाने जा रहे हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ जो आप पास कर रहे हैं P1 ना, तो P1 ना पास करके आप क्या पास कर दीजिएगा, स्टार लगा के P1 पास कीजिएगा। सॉरी, स्टार नहीं, स्टार नहीं, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा के P1 पास कीजिएगा। तो आप एड्रेस ऑपरेटर लगा के P1 पास कीजिएगा, तो यहाँ से एड्रेस जाएगा। अब यहाँ से एड्रेस आ रहा है, तो ये लाइफ नाम का नॉर्मल वेरिएबल उस एड्रेस को नहीं रख पाएगा, तो इसको पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो अब ये पॉइंटर टाइप बन गया। अब जब ये वाई पॉइंटर टाइप बन जाएगा, तो आप डॉट ऑपरेटर का सहारा इसको एक्सेस नहीं कर सकते इसके मेंबर को, तब आपको एरो ऑपरेटर का सहारा एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगा दीजिए, आउटपुट और सारा काम हूबहू वही हुआ। बस यहाँ पे अब जो काम हो रहा है वो कॉल बाय एड्रेस के थ्रू हो रहा है। तो दोनों कंसेप्ट हम आपको समझा दिए। पास बाय एड्रेस के थ्रू हो रहा है, तो ये दोनों कंसेप्ट हम आपको समझा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को पढ़ाऊंगा, इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें कंस्ट्रक्टर के टाइप वगैरह को भी पढ़ाऊंगा और डिस्ट्रक्टर को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बस यहाँ पे जान लेते हैं कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में है क्या। देखिए क्लास के अंदर हम लोग मेंबर फंक्शन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं मेंबर फंक्शन, अगर हम जस्ट ऊपर आए, यहाँ पे अगर ऊपर हम आके देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक मेंबर फंक्शन बनाए हैं। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ, एक सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो मेंबर फंक्शन जो बनाए हैं ये गेट वाई आर नाम से, तो ये जो मेंबर फंक्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर कोड कुछ भी हो, तो ये मेंबर फंक्शन एक तरह से ऑब्जेक्ट के कुछ मेंबर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है। तो कुछ ना कुछ इसका यूज है ना, हाँ, तो यूज है। तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कब कर रहा है, जब आप कॉल कर रहे हैं इसको तब कर रहा है। जब तक आप कॉल नहीं कीजिएगा तब तक ये वैल्यू असाइन नहीं कर पाएगा, खाली ही रहेगा। आपने कॉल किया तब जाकर वो वैल्यू असाइन किया, ठीक है। दूसरा वाला फंक्शन था जिसको आपने कॉल किया तो इसको भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है मेंबर फंक्शन आपके लिए कुछ काम कर देता है। तो मेंबर फंक्शन आपको एक बनाना होगा जिससे कि आपके ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल पाए। आपके ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिलेगा, ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को वैल्यू मिलेगा, तभी ना कोई काम होगा। तो आप एक मेंबर फंक्शन बनाते हैं और उसको ऑब्जेक्ट के सहारे आप कॉल करते हैं, तब जाकर उस ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को वैल्यू मिलता है। लेकिन सी प्लस प्लस में एक कमाल का मेंबर फंक्शन होता है, एक कमाल का मेंबर फंक्शन होता है जिसको कंस्ट्रक्टर नाम से पुकारते हैं। इसमें कमाल वाली बात यह है कि आप इसे कॉल नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ये कब कॉल होता है, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और इसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट के मेंबर को इनिशियलाइज कर देना, ऑब्जेक्ट के जो भी मेंबर है उसको इनिशियलाइज कर देना, इसका यही काम होता है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एक टाइप का मेंबर फंक्शन है जो जिसका काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, जैसे ऑब्जेक्ट बने तैसे ही इनिशियलाइज कर दें। तो कंस्ट्रक्टर का एक तरह से कंस्ट्रक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है कुछ। तो ये ऑब्जेक्ट भी बनाता है, मतलब ऑब्जेक्ट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो जैसे वो डिक्लेरेशन रन होता है, जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए, जैसे ये वाला लाइन रन होगा, ये वाला लाइन जैसे रन होगा, थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, आप लोग को नहीं दिखेगा।
ब्लू कर देते हैं, ठीक है? ये वाला थोड़ा-सा ब्लू। जैसे ये वाला रन होगा ना, ये वाला लाइन जैसे रन होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसी टाइम ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन आपने तो कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, देखिए इस क्लास में तो कहीं कंस्ट्रक्टर है नहीं, ठीक है? हालाँकि इस इसमें कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम्पल है तो इसमें कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला लाइन रन होगा ना, तैसे इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर ये रहा कंस्ट्रक्टर, ठीक है? ये भी कलर बड़ा वाहियात सा है, चलिए। ये रहा कंस्ट्रक्टर, जिसको अभी हम हाइलाइट कर रहे हैं, यही कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? मेंबर वेरिएबल को असाइन कर दे रहा है। ये रहा आपका मेंबर वेरिएबल। इस मेंबर वेरिएबल में 10 और 20 असाइन कर दे रहा है और एक आउटपुट भी दे दे रहा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया गया। ये मैसेज भी आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो ये नम नाम का जो फंक्शन है, देखिए, ये नम नाम का फंक्शन कहीं कॉल नहीं किया गया। आप खुद देखिए, मेन फंक्शन में कहीं कॉल किया गया? नहीं कॉल किया गया। कॉल करने की क्या जरूरत है? जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही कॉल हो गया, ऑटोमेटिक कॉल हो गया, बैकग्राउंड में कॉल हो गया, ठीक है? और इन एक्स वाई को वैल्यू भी मिल गया। तो देखिए, अब आपको थोड़ा-सा कंस्ट्रक्टर थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ और देखिए, क्लास का नाम आपका नम है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी नम है। हाँ, तो ये रूल है कि क्लास के नाम से हूबहू मैच करना चाहिए और कंस्ट्रक्टर के पहले कोई वॉइड वगैरह नहीं लगा सकते आप। ना ही ये कुछ रिटर्न करता है और ना ही ये अपने पहले वॉइड लेता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिए। ना ही ये कुछ रिटर्न करता है, ना ही ये अपने पहले वॉइड लेता है। ठीक है? आर्गुमेंट के तौर पे आप यहाँ कुछ दे सकते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल है, 4 रूल है, इन चारों रूल को आप देख लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है? तो ये चारों रूल क्या है? कह रहा है कि इट हैज़ सेम नेम एज़ दैट ऑफ द क्लास इट बिलॉन्ग्स। ये जिस क्लास से बिलॉन्ग करता है, उसी क्लास के नाम पे इसका नाम होना चाहिए। इसका मतलब यही है। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उसी समय कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर्स हैव आइदर रिटर्न वैल्यू, नाइदर रिटर्न वैल्यू नॉर वॉइड। कंस्ट्रक्टर ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ना ही इसके पहले आप वॉइड लगाइएगा। इट एलोकेट्स एप्रोप्रिएट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या है कि इसका मेन काम तो यही है कि आपके ऑब्जेक्ट के लिए एप्रोप्रिएट मेमोरी एलोकेट कर दे और साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर दे, ठीक है? तो चलिए, ये रहा ऑब्जेक्ट का, ये कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए, नाम नाम का यहाँ पे क्या है? फंक्शन, ये है क्लास है। क्लास के अंदर 2 मेंबर वेरिएबल बन रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। और पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कोड लिखा गया है। ये रहा कंस्ट्रक्टर आपका। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनाया जाता है, ये भी एक रूल है, ठीक है? हमने रूल में नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनता है। और ये रहा एक नॉर्मल वेरिएबल, शो, जिसका काम है वैल्यू को शो कर देना। तो ये शो फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसे कॉल नहीं कीजिएगा। तो इसी के लिए एक बार x के साथ इसे कॉल किया गया है, एक बार y के साथ कॉल किया गया है। इसी के लिए, क्योंकि x ऑब्जेक्ट में क्या है कैसे पता चलेगा? तो आप कॉल कीजिए। y ऑब्जेक्ट में क्या है कैसे पता चलेगा? तो आप कॉल कीजिए। तो एक बार x डॉट शो, एक बार y डॉट शो करके कॉल किया गया, ठीक है? तो चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कंस्ट्रक्टर का थोड़ा सा मतलब, एक कंस्ट्रक्टर का सारा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है? कंस्ट्रक्टर का टाइप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।